हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं IBACI और 2020 डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम रजनीश है और मैंने IBACI 2017 प्री एंड मेंस क्वालिफाई किया है एंड आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड इन इंटरव्यू एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो वेट करें एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का या फिर टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आई फील डैट आपको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से एग्ज़ाम के लिए डिवोटेड हैं एंड आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं 2017 से कंपेयर करूँ इस साल की तो वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं और डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा था इस बार का 2017 के मुकाबले। तो कट ऑफ जो है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा एज़ पर द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम फ्यूचर को करेक्ट नहीं कर सकते बट अपने प्रेजेंट को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। टायर 2 और इंटरव्यू आपको ये मौका देता है कि अपने स्कोर्स को आप इम्प्रूव कर सको ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन तक कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन इफ़ अगर आप कट ऑफ से पास करते हैं प्री एग्ज़ाम तो भी ये पॉसिबल हो सकता है कि टायर 2 के एग्ज़ाम्स जल्दी हो, बिकॉज़ अगर मैं 2017 की बात करूँ तो उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था प्री का और 3 से 4 महीने लगे थे टायर 2 के लिए। बट इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम है और रिजल्ट्स भी जल्दी आने की संभावना है, तो टायर 2 का एग्ज़ाम भी उसी अकॉर्डिंगली जल्दी हो सकता है, इसलिए आपको कॉल लेना है। अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है प्रिपरेशन के लिए टायर 2 के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे हाफ एन आवर के लिए ऐसे को टाइम दे सकते हैं शुरुआत में, जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। तब एक दिन आप ऐसे लिखें, दूसरे दिन उसका रिव्यू करें। इसी तरह से आप आधे घंटे रोज़ एग्ज़ाम को दें। जब एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे अच्छे से हो रहे हैं तो आपको भी आधा घंटा इसके लिए निकालना ही चाहिए। डिक्लेरेशन हो जाए रिज़ल्ट, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं टायर 2 के प्रिपरेशन के लिए। इवन इफ़ यू डोंट गेट सेलेक्टेड तो भी आपका जो ये प्रैक्टिस है ऐसे का आधा घंटा का, ये आपको दूसरे एग्ज़ाम्स में काम आएगा। अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम्स में तो डिस्क्रिप्टिव का रोल काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो SSC हो या बैंकिंग। अगर इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रिग्रेट होगा कि आपने कट ऑफ प्रेडिक्शंस में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था। कुछ एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स बताना चाहता हूँ जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश का सिर्फ ऑप्शन है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है। एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। तो आपको यहाँ पे अच्छा नंबर लाना है ताकि आपका ओवरऑल मेरिट इम्प्रूव हो सके। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में लो स्कोर भी करते हैं तो यू हैव अ फेयर चांस ऑफ सिलेक्शन अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं तब। सिलेबस की बात करें तो ऐसे 400 वर्ड का होता है, 30 नंबर का ऐसे होता है और प्रेसी ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। प्रेसी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज लिखना पड़ता है, जो भी ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स हैं उसके 1/3 के लिखना होता है और ये 10 नंबर का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं और ये भी 10 नंबर का होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, जिससे आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IB में। 2017 का ये क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। क्या जो सोशल मीडिया है क्या ये वरदान है या अभिशाप है सिक्योरिटी एजेंसी जैसे IB के लिए, इसके बारे में पूछा गया था। देयर इज़ नो ऑनर इन ऑनर किलिंग डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपने देखा ही होगा कि फैमिलीज़ में लोग इज्जत के लिए लोगों की हत्या कर देते हैं, तो इसमें कोई भी ऑनर नहीं है। ऑनर किलिंग में आपको इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझाना था। इसी तरह से डू यू एग्री डेट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट। अगर हम पानी का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या आने वाले टाइम में वर्ल्ड वार के लिए पॉसिबल है कि हो वर्ल्ड वार पानी के लिए, तो उसको आपको समझाना था। उसी तरह से इंडिया एंड भारत रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट कोई स्कीम नहीं है जिसके बारे में आपको समझाना है। इसमें एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना होगा टॉपिक को और उसके अकॉर्डिंगली उसे अच्छे से लिखना होगा। सो बात आती है कि हम कैसे प्रिपेयर करें।
पहली बात है कि जिस तरह से ऐसे 30 नंबर का है तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ऐसे राइटिंग पे करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रेसी राइटिंग को इग्नोर नहीं करना है और एक रीजनेबल नंबर ऑफ प्रेसी एग्ज़ाम से पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2017 में जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने प्रेसी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया था, बट जब मैंने देखा तो काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा आ गया था, तो उससे मैंने 3 से 4 बार पढ़ने में जब मैंने पढ़ा तब मुझे उसका जिस समझ में आया और उसके बाद मैंने उससे लिखना स्टार्ट किया। सो अंडरस्टैंडिंग में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। प्रेसी अगर आप रेगुलर लिखते हैं तो आपकी ये हैबिट हो जाएगी और आपको जो अंडरस्टैंडिंग का जो पार्ट है वो आपको कम लगेगा, जिससे आप राइटिंग में उसका यूज़ कर सकते हैं और अच्छा प्रेसी लिख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इजी होता है और कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मॉक देना एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं देते हो 1 घंटे में आपको 400 वर्ड का ऐसे लिखना होता है, एक प्रेसी भी लिखना होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने होते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम को मैनेज करें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो बहुत सारे लोगों के पेपर छूट गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब मैं अलग अलग बात करूंगा कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करें और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी। तो शुरुआत में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉक से ही कवर करना है। क्वेश्चंस को पहले पढ़ें और उसके बाद पैसेज को पढ़ें और पैसेज का जो जिस्ट है उसको समझने की कोशिश करें। जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करें पैसेज में, ताकि आपको फिर से पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े जब आप आंसर्स कर रहे हो क्वेश्चंस के। आपने क्वेश्चन देखा, अंडरलाइन वर्ड देखा क्वेश्चन का पैराग्राफ में और आंसर स्टार्ट किया क्वेश्चन का, अपने वर्ड्स में लिखने की ट्राई करें। अब मैं बात करता हूँ प्रेसी राइटिंग की। पहले आपको डिफरेंस समझना होगा प्रेसी और समरी में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज प्रेसी विद समरी, बट इट इज़ वन एंड अदर थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट प्रेसी। प्रेसी क्या होता है, एक प्रेसी में एक टाइटल होता है, समरी में कोई टाइटल नहीं होता। प्रेसी में आपको मेन जो हाइलाइट्स हैं पैसेज के वो आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। समरी में कोई हेडिंग नहीं होता है जैसा कि मैंने पहले बताया, और आपको जो उसके जो सारे पॉइंट्स हैं उसको ब्रीफली लिखना पड़ता है। प्रेसी का एक फॉर्मेट होता है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, आपको पता ही होगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कुछ फ्यू प्रेसी आपको लिखने एग्ज़ाम से पहले, ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं ऐसे की। अ गुड ऐसे क्या होता है, उसमें आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट हो। फॉर्मेट से मतलब है इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, मिनिमम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या कमज़ोर है तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको कोई भी टॉपिक मिले तो आप उस पर लिख सकते हो। बिकॉज टॉपिक्स का कोई एंड नहीं है, देयर कैन बी न्यूमरस टॉपिक्स। आप कितना प्रिपेयर करोगे, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर आपको लिखने की कला आ जाती है तो आप यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक। बस आप एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिख रहे हो ऐसे में विदाउट एनी सपोर्टिंग एविडेंस। इसलिए ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर से भी अपडेट हो ताकि आप उससे ऐसे में ऐड कर सको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस के लिए यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो डैट यू डोंट मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। लेट्स कंटिन्यू। ऐसे के लिए आपको एक फॉर्मेट होता है। अगर आपको हमेशा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स छूट जाते हैं कभी कभी, तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि आप जब कोई ऐसे लिखे तो उसको इन टेक्निक्स को अपनाएं, जैसे कि शॉर्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस। आप कोई टॉपिक दे रखा है आपको और आपने उसकी एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, आपको उस टॉपिक के संदर्भ में लिखना है ताकि आपका कोई इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मिस ना हो बॉडी ऑफ द ऐसे में। उसी तरह पेस्टल एनालिसिस में आपको किसी टॉपिक का पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिखना है, जिससे कि एक अच्छा बॉडी बन सके ऐसे में और आपको नंबर भी मिले उस हिसाब से। इसलिए ये सारी टेक्निक्स आप अपनाएं ताकि आपके कोई इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे में ना छूटें और एक अच्छा खासा फुल ऐसे हो।
शुरुआती टाइम पे आपको ऐसे सोशल टॉपिक्स पे या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड पर आपको इश्यूज़ पे लिखना चाहिए, जिससे इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाने की संभावना है। आपको जो ऐसे का टोन है उसे न्यूट्रल रखना है और आपको बायस ओपिनियन देने से बचना है, जैसे कि सोशल मीडिया अ बून और बेन फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज। इसमें आपको पूरी तरीके से ये नहीं लिखना है कि सोशल मीडिया काफ़ी बेन है, अभिशाप है आईबी के लिए, या फिर आपको एक न्यूट्रल अप्रोच चलाना है। उसके पॉजिटिव्स भी हैं, आपको वो भी लिखना और अंत में कंक्लूजन में एक परफेक्ट बैलेंस कंक्लूजन देना है, एक न्यूट्रल कमेंट, एक न्यूट्रल सजेशन देना है। That's all from my side. Thank you once again.